नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस पर होती सियासत की। देश में संविधान को स्वीकार करने का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में अंबेडकर चौक तक पद यात्रा में भाग लिया। मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान भारत का पवित्र ग्रंथ है, देश की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का आईना है। हमें भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के साथ संविधान और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर 3 तलाक खत्म करने तक कई मामलों में संविधान के खतरे में होने का झूठा हल्ला बोला है, बवाल मचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच तो यह है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू करके संविधान को खतरे में डाल दिया था। मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि इमरजेंसी से सिर्फ उन लोगों को तकलीफ होती थी जो कांग्रेस के विरोधी थे। कांग्रेस संविधान रक्षक अभियान चलाकर क्या संदेश देना चाहती है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन उससे पहले कुछ बयानबाजी सुनाते हैं आपको। अब हम लोग तो 1 साल मनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। वो लोग 60 दिन मनाए तो उनका निर्णय है, लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की है। आज इमरजेंसी भी लगाई गई थी, जिस समय वो संविधान में कहीं न कहीं व्यवस्था थी, उसी के तहत ही इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी के पीरियड में जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जितना डिसिप्लिन में लोगों ने काम किया, जितना परिवर्तन आया देश में, सिर्फ इन नेताओं को तकलीफ हुई जो लोग विरोध कर रहे थे कांग्रेस का। सिर्फ उन्हीं नेताओं को जेल में भी भरा गया। और ये लोग आज जिस तरह की बात करते हैं, उस समय भी अटल बिहारी और वाजपेयी जैसे बड़े नेता थे, उन लोगों ने तो भी तारीफ किया है इमरजेंसी का, कि इमरजेंसी पीरियड में जिस तरह से लोगों ने एक अनुशासन पर्व कहा इन लोगों ने। और आज इस किस्म से इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। लगातार जो है आज जिस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, संविधान का जितना आज जो है लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, इनका बस चले तो आरक्षण कब का समाप्त कर दे, इनका बस चले तो महिला आरक्षण भी समाप्त कर दे। ये लोग दोनों विरोधी हैं। ये धर्मनिरपेक्षता भी इनको बर्दाश्त नहीं आ रही है। तो देखा आपने, संविधान पर सियासत जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो दूसरी तरफ जो है पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया और सवालों की बौछार किया। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा दूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ गंधर्व पांडे जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ गए हमारे साथ। अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो जुड़ गए हमारे साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल जो है बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी से है कि अगर कांग्रेस 60 दिन का अगर संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम मना रही है तो आखिर इसमें दिक्कत ही क्या है? आप भी मनाइए, वो भी मनाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 26/11 के उस दुख को भी आज याद करता हूं और अपने फौज के जवानों को और सभी को नमन करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आज तक के, जब से कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से आप देखेंगे, उसका सिर्फ एक ही रवैया रहा है, वो है संविधान विरोधी। इसके अनेकों उदाहरण इतिहास के पन्नों में आपको मिल जाएंगे। सर्वप्रथम आप देख लीजिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब कहा कि कश्मीर में 2 निशान 2 संविधान, ये वाली चीजें नहीं चलेगी, एक देश एक निशान एक कानून होना चाहिए, तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया क्योंकि नेहरू जी नहीं माने और जनसंघ की स्थापना की। और 1966 में तो 9 राज्यों में कांग्रेस का सफाया भी कर दिया। फिर इन्होंने आपातकाल लगा दिया। और इसके अलावा जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान द्वारा देश के दबे कुचले वर्ग, जिनको इन्होंने आज तक दबा के रखा था, उन्हें आरक्षण दिया जाता है। इनके ही पूर्व नेता, पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है वो बुद्धू हैं, जो आरक्षण लेंगे वो द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। अभी हाल फिलहाल राहुल गांधी जी विदेश जाकर कहते हैं कि सही समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे।
ग्राउंड रियलिटी से जिस प्रकार से हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष वाकिफ नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार कांग्रेस संविधान विरोधी रही है और समय समय पर इन्होंने अपनी उपयोगिता अनुसार संविधान में संशोधन किए हैं। तो इसलिए इनको तो कम से कम संविधान का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ये लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर जनता के बीच गए थे, जनता ने जब इनके पैतरों को समझ लिया, तुरंत लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी का इस प्रकार का बयान आया, तो आज आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में जनता ने इनकी क्या दुर्दशा कर दी है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को लोकसभा चुनाव से हराने का षड्यंत्र रचा तो कांग्रेस पार्टी ने रचा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जिनकी नीतियां ही संविधान विरोधी रही है, जो हमेशा से अपने लाभ के लिए संविधान में संशोधन करती हो, तो उसके लिए हम विरोध करते हैं। इस प्रकार का ये न्याय यात्रा और ये सारी यात्रा करना इनके लिए एकमात्र ढकोसला भर है, क्योंकि इनके पास अभी कोई मुद्दे बचे नहीं। चलिए अभिमन्यु जी, तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं आप पर, जो है आप संविधान दिवस 60 दिवस मनाने का लक्ष्य रखे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ने तमाम कटघरे में आपको खड़ा कर दिया। और बात तो सही भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान में जो खेल किया है, बदलाव किए, वो आपकी तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने किए हैं, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे फिर आपकी यूपीए की सरकार हो मनमोहन सिंह के कार्यकाल की। लगातार संविधान बदले गए हैं। और चलिए मैं संख्या बता देता हूं आपको, जो है इंदिरा गांधी ने 40 बार संविधान बदला है। बात की जाए नेहरू के कार्यकाल में 17 बार संविधान में बदलाव हुए हैं, राजीव गांधी के कार्यकाल में 11 बार और मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में 6 बार बदलाव हुए हैं। ये बदलाव आपकी फेहरिस्त हैं और तमाम प्रकार के, चाहे शाहबानो केस के मैं जिक्र करूं, चाहे बात की जाए तमाम ऐसे जो 356 आर्टिकल 356 का जो है दुरुपयोग किया गया कांग्रेस के शासनकाल में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कपिल जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, मेरे साथी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं और 26/11 के काले दिन को याद करते हुए उन सभी हमारे जवानों को नमन करता हूं। देखिए, आपने सबसे पहले आज के जो कार्यक्रम में शुरुआत की कि आज जो संविधान को माना गया, तो संविधान को मानने, तो संविधान को ना मानने वाले कौन थे? एक शुरुआत से बात करते हैं। दस की अभी इतिहास की बात कर रहे थे, तो 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर आरएसएस का मुखपत्र आता है। उसमें उन्होंने खुलेआम संविधान का विरोध किया और संविधान को गलत बताया। उसके अलावा वो तिरंगे का विरोध करते रहे। ये हुई उस समय की बातें। उसके बाद जो ये बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने झूठ बात फैलाई, तो कांग्रेस ने झूठ बात नहीं फैलाई, ये आपके नेता थे, चाहे राजस्थान की डिप्टी सीएम को आप ले ले, चाहे तेलंगाना के आप सांसद को ले ले, जिन्होंने कहा था अपने भाषणों में कैमरा के सामने कहा था कि अगर हमारी 400 सीट आती है तो हम संविधान में बड़े फेरबदल करने वाले हैं। और जो आपने बात कही संशोधन की, तो संशोधन देखिए समय समय पे होते आते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो हैं संविधान में वो पहले भी उतने थे, आज भी 395। उसके अलावा देखिए 370 धारा की बात करी, तो 370 धारा के भी बारे में मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता मेरे साथ हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि क्या 370 धारा हट गई है क्या? आपने क्या वो ऑर्डिनेंस पढ़ा है जो 370 के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया? उस ऑर्डिनेंस में पहली लाइन भी यही है कि यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग फॉलोइंग चेंजेस। तो अब आपको बताऊं तो उसमें बदलाव तो पहले भी हो चुके हैं धारा 370 में, समय समय पे जनता के अनुसार। ये हुई पुरानी बातें। अब आते हैं आज के परिवेश में। तो आज के परिवेश में अगर लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कोई हानि पहुंचा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात गंधर्व जी कर रहे थे, तो वहां पे चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना, उन दोनों पार्टियों को तोड़ने का काम और किस प्रकार से तोड़ा गया ये पूरे देश ने देखा। उसके बाद और जगहों में किस प्रकार से सरकारें गिराई गई ये पूरे देश ने देखा। किस प्रकार से जनता के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया ये सारी दुनिया ने देखा। किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसियां जो होती हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करके और नेताओं को जेल भेजना और उनकी पार्टी में जो आ जाए, जो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल करके बाहर निकल आए, उनके ऊपर सारे केस रफा दफा ना हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप ये संविधान को कमजोर करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ही करती है। और आप देखें, जो शुरुआत से संविधान विरोधी थे, जो शुरुआत से तिरंगा विरोधी थे, आज संविधान दिवस मना रहे हैं, आज तिरंगा यात्रा भी अभिमन्यु जी, मुझे बताइए, आप बोले तिरंगा विरोधी संविधान विरोधी थे, सरकार आपकी थी, आपको कड़े प्रभावी कानून बनाने चाहिए थे, इतने बार बदलाव किया आपने, इसमें भी बदलाव कर देते ना कि जो देश के संविधान को नहीं मानेगा, तिरंगे को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कानून लाते। आज भी देश का एक वर्ग ऐसा है अभिमन्यु जी जो भारत माता की जय बोलने में कतराता है। ये हमारी और आपकी नाकामी, आपकी सरकार की नाकामी है कि कड़ा कानून, कड़ा प्रावधान नहीं ले पाया। अपनी नाकामियों को दूसरे ऊपर मत लाइए अभिमन्यु जी।
गलती की है तो कपिल स्वीकार जी, करना भी समझिए। कपिल जी, हमारे देश का संविधान देशवासियों को अपने हिसाब से चीजें मानने की स्वतंत्रता देता है। ये अरे आप क्या मानने की मैं बता स्वतंत्रता? देना समाजवाद चाहूंगा। शब्द, और धर्मनिरपेक्ष शब्द आप लेकर आए हैं, आपकी सरकार लेकर आप आई जिस है। प्रकार की बातें कर रही हैं, आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये बातें एक स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं हो सकती। आप किसी एक को कुछ भी करने पर मजबूर नहीं कर सकते कपिल जी, ये मैं पहले बता देना चलिए मुझे चाहूंगा। बताइए मनीष जी, चलिए मैं आप बता रहा हूं, इंदिरा गांधी के इसके कार्यकाल में अलावा जो है 15 साल के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं, 1966 से लेकर 1977 तक 36 बार, और 1990 से 1980 से लेकर जो 1984 के बीच में 15 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आखिर क्यों जरूरत पड़ी? अपने फायदे के लिए जरूरत पड़ी ना। क्या 356 का उपयोग आर्टिकल का आप चाहे जब कर देंगे अपनी मनमर्जी के मुताबिक? क्या देश की जनता के सरकार पर अधिकार नहीं होता है क्या? इसे रिपीट करेंगे कपिल जी, अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? मैं ये बोल रहा हूं, इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में 15 साल के कार्यकाल में जो है 15 बार, एक बार जो है 36 बार, यानी 1966 से लेकर 1970 के बीच में जो 36 बार आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया केंद्र राज्यों की सरकार पर। और बात किया 1980 से लेकर 1984 के बीच में 15 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यह किसका फायदा था अभिमन्यु जी? इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगाने की 15 साल के कार्यकाल में क्यों जरूरत आन पड़ी? देखिए कपिल जी, मौके की जरूरत क्या होती है, उस समय में क्या था और कैसे लगाया गया। आप देखेंगे कश्मीर में क्यों राष्ट्रपति शासन लगा, तो क्या हर चीज को आप गलत नहीं कह सकते हैं? कई जगह पे, और जो संशोधन के बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, जो जरूरी संशोधन होते हैं वो वक्त वक्त होते हैं, कानूनों में संशोधन होते हैं, संसद है, राज्यसभा है, इन सब में पारित करके संशोधन हो सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिस प्रकार, जैसे कि आरक्षण की बात कही, इमरजेंसी की बात गंधर्व जी कर रहे थे, तो मैं उनको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि आरएसएस ने इमरजेंसी के समय लिखित में समर्थन दिया था इमरजेंसी को, और ये भी लिख करके दिया था कि ये जेपी आंदोलन से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रकार से हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बता रहे थे अभी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें उससे जो है एक संज्ञा दी थी, अनुशासन पर्व की संज्ञा दी थी। हालांकि उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने स्वयं भी और कांग्रेस के नेताओं ने माना था कि इमरजेंसी गलत थी, और आज की स्थिति में ऐसे कानून कांग्रेस ने बनाए हैं कि अब की स्थिति में उस प्रकार से इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती। तो कई गंधर्व जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। 30 सेकंड गंधर्व जी, फिर रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। मैंने इनसे स्पष्ट पूछा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैंड ये क्यों था कि जिनको आरक्षण मिलेगा वो द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं। राजीव गांधी जी ने ये क्यों कहा आरक्षण के लाभार्थी बुद्धू होते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने विदेश जाकर ये क्यों कहा कि सही समय आने पर हम आरक्षण खत्म कर देंगे, सिख भारत में सुरक्षित नहीं है। और अभी ये आपके चैनल के माध्यम से स्टैंड ले रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लोग बोलने के लिए किसी को विवश नहीं कर सकते। अरे भाई, भारत माता की जय बोलने पे क्या है? जो जननी जन माता है हमारी भारत माता, उसका जयकारा लगाने में कैसा शर्म? कोई अपनी माता की जय बोलने में शर्म कर सकता है क्या? अभी भी आपके चैनल के माध्यम से जब ये बैठ कर समर्थन करते हैं तो मैं कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं। विरोध करता हूं। क्या आप कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, वो मत आप जब बैठ कोशिश कर रहे हो मत कीजिए, बात कर रहे थे, मैं बीच में मत नहीं बोला। कीजिए, सुनने की भी ताकत रखिए सर, गंदगी मत कीजिए। अभिमन्यु जी, डिबेट में गंदगी आप मत बीच कीजिए। में बोले, मैं शांति से हाथ उठाकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा। एक डिबेट का जो आपका यहाँ पर अनुशासन है उसको बनाकर रखिए। आप ये मुझे स्पष्ट कीजिए कि आप किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कह दिया विदेश जाकर कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आपको पता है आज वनांचल क्षेत्रों में किस स्थिति में छत्तीसगढ़ के लोग रहते हैं? क्या आपने कभी जाकर बस्तर में देखा है? क्या आपने कभी जाकर नारायणपुर में देखा है? चलिए, अब आपको मौका दिया, डबल इंजन की सरकार है तो आप इसमें सुधार कीजिएगा। और सीधे करूंगा रमेश पांडे साहब की तरफ। पांडे साहब, जिस तरीके से संविधान दिवस को लेकर पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं और संविधान हितैषी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे सीएम हो चाहे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष रहे हों, क्या रुख रहा है संविधान को लेकर? जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे खुद भीमराव अम्बेडकर साहब का जो कार्यकाल रहा हो, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो कृत्य किए हैं, क्या उसके लिए वो जो आज जो ये संविधान दिवस मना रहे हैं, तो क्या लगता है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? पहले तो आपको और हमारे पैनलिस्ट साथियों और पूरे देशवासियों को संविधान दिवस की मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 26/11 के जो हमारे जाबाज सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और आज अपने दोनों साथियों से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मिश्रा जी और पांडे जी से भी अनुरोध करूंगा कि संविधान दिवस के दिन
डिबेट में संविधान की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, इसका प्रयास जरूर करेंगे दोनों भाई। और आज जो मैं बात कहने जा रहा हूं सो हमारे दोनों भाई नाराज होंगे। संविधान से लोकतंत्र चलेगा या लोकतंत्र संविधान को चलाएगा, इन दोनों पहलू को समझने की कोशिश करिएगा। संविधान इसलिए बना था कि उसी संविधान से भारतीय लोकतंत्र चलेगा, मजबूत होगा और देश को समृद्धि के द्वार पर ले जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, चाहे जो पार्टी रही हो, कांग्रेस की पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या अलायंस के सरकारें रही हो, सबने लोकतंत्र का उपयोग केवल वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया, अपना हित साधने के लिए किया, देश का हित साधने के लिए नहीं किया। मैं छोटी छोटी कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसे आरक्षण की बात आई तो संविधान में आरक्षण के बारे में क्या लिखा गया है, क्या उसका अनुपालन हो रहा है? संविधान में आरक्षण की जो मर्यादा थी, जो उसके मायने थे, क्या उन मूल्यों को स्थापित किया जा रहा है? आज आरक्षण को केवल वोट बैंक का जरिया बना करके सारे दलों ने रख लिया है और संविधान की मर्यादा को ताक पर रख देते हैं, केवल उनको आरक्षण के नाम पर वोट भुनाना है। बड़े दुर्भाग्य की बात रही तब जब संविधान की किताब को लेकर के लोग वोट मांग रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यजनक है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आज संविधान का उपयोग लोग वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, अपनी जीत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, जबकि संविधान ने सबको सम्मानजनक, मानवता पूर्वक इस चीज को लाया था कि सब उसमें आजाद होंगे, सभी अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आज के दिवस भी संविधान तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का है, जन जन का है, सभी राजनीतिक दलों का है। उसमें अगर एक दल संविधान दिवस मना रहा है तो दूसरे दल को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि आज वही स्थिति खड़ी हो गई है कि इसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है, संविधान का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में मैं अपेक्षा करूंगा कि जो भी हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, वो संविधान के दायरे में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उन मूल्यों को स्थापित करेंगे और संविधान के अनुरूप लोकतंत्र को चलाने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र से संविधान को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। जी, बड़े सवाल यहाँ पर गंधर्व पांडे जी, रमेश पांडे साहब ने लगाए हैं कि जो है संविधान का उपयोग है वो राजनीति के क्षेत्र में राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है, ना कि देश के विकास के लिए किया जा रहा है। आपकी सरकार में भी संविधान में परिवर्तन हुए, बदलाव हुए हैं, संशोधन हुए हैं। क्या कहेंगे रमेश पांडे जी के सवालों को लेकर? देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमने जिस प्रकार से वर्ष 2014 से अभी तक भारत माँ की सेवा की है, उसमें हमने इस देश का जो मूल ढांचा है, हमारा संविधान है, उसको हर प्रकार से सुरक्षित करने का, उसको मजबूत करने का, और अगर उसमें कुछ आज की स्थिति के अनुरूप आवश्यकता लगती है, देश की जनता के हित का कुछ लगता है, तो उसी विषय में जाकर हमने कुछ प्रकार के संशोधन किए हैं। इसके अपेतु कोई भी ऐसा संशोधन जो केवल हमारे लिए लाभकारी हो, वो करने का प्रयास नहीं किया है। अभिमन्यु, लेकिन जब वही आप कर रहे हैं, जैसे कि अभिमन्यु जी ने कहा कि समय के अनुसार जो है जरूरत होती है संशोधन करने की, अगर उस समय जरूरत थी तो उन्होंने भी संशोधन किए हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? आप तो बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, सबसे ज्यादा बार बदलाव किया, आप आरोप लगाते रहते हैं, बल्कि आप भी कर रहे हैं भी सरकार में होने के बावजूद। देखिए, हमने संशोधन किसी की टारगेट करने के लिए नहीं किया। तो कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, तो जब जांच एजेंसियां ने कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय से जब आदेश आता है, उसके बाद जब लोग गिरफ्तार होते हैं और जेल जाते हैं, उस स्थिति को भी वो अपने जो उनकी पार्टी के मार्गदर्शक मंडल हैं उनके अनुसार देखते हैं कि ये अगर कोई एजेंट कहीं कुछ हो गया तो यहाँ जांच क्यों नहीं हो रही, और जब जांच होगी तो इसमें कांग्रेस का ही नाम क्यों आता है, और फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो सारे दाग धुल जाएंगे उनसे। नहीं, उसमें जांच होती है, जांच में जो चीजें सामने आती है, पहले वो क्या शिकंजा कसा जाता है, उन पे आरोप लगाए जाते हैं, जांच बिठाई जाती है, फिर वही नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो बिल्कुल सफेद बेदाग होकर बीजेपी में शामिल हो जाता है।
विचारधारा इसका परिवर्तन हो जवाब दे जाता है, मैं देता समझ हूं। लीजिएगा, विचारधारा का परिवर्तन है। अभिमन्यु मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिमन्यु जी। जी, मैं यही कहना चाह रहा था, जिस जिस तरह से विजेंदर जी कह रहे थे कि कोर्ट न्यायालय की बात कर रहे थे, तो न्यायालय ने ही ये कहा था अभी कुछ दिन पहले कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के तोते की तरह काम न करे। उसी न्यायालय में ने ईडी के बारे में कहा था कि इन्होंने लगभग 3-4 हजार केसेस अभी रजिस्टर किए, जिसमें कन्विक्शन रेट तो 0.5% का है। तो इस प्रकार की चीजें इन्होंने कहा कि हमने कभी सरकारें गिराने का काम नहीं किया। तो मध्य प्रदेश की बनी बनाई सरकार किसने गिराई? महाराष्ट्र की सरकार किसने गिराई? लगातार हर जगह जहां ये जीत नहीं पाते वहां ये सेंट्रल एजेंसी का कभी अरे उपयोग करते हैं, जी, तो कभी सरकार गिराने इसी प्रकार का देखो, उपयोग आप करते हैं। अपने तो कुनबे को खुद जो बात बटोर नहीं करें, पाए और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। आप अपने कुनबे को संभाल के रखते हैं ना, देखिए- क्यों चले गए आपके लोग बीजेपी में? देखिए, जो गए उनका हमारा कोई वो नहीं है और ना उनको हम रोकने वाले हैं, लेकिन किस प्रकार से गए और जाने के बाद कैसे वो पास तक हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई कैसे बंद हो गई, सवाल ये है। साहब, उसके उन्होंने अलावा बयान ये दिए हैं बात आपकी अगर सरकार के खिलाफ, आरक्षण जो की- बीजेपी में शामिल होगा ना, उन्होंने खिलाफ बयान दिए कि विकास के कार्य नहीं हो रहे थे, ट्रांसफर धंधा चल रहा था। वो आपके विधायकों के आरोप है ना ये ना मैं कह रहा हूँ, ना गंधर्व जी कह रहे हैं, तो आरोप। कपिल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कोई भी बीजेपी से कांग्रेस में जाता है या कांग्रेस से बीजेपी में आता है, सबसे पहला पार्टी के खिलाफ बयान देने का, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बात, ये आरक्षण की बात कर रहे थे और आरक्षण के विरोधी हमें बता रहे थे, तो ये बताए कि लगातार अलग अलग स्टेट्स में राज्यपाल के माध्यम से सरकारों को कमजोर करने का काम किसने किया? छत्तीसगढ़ ने आरक्षण विधेयक रोकने का काम किसने किया राज्यपाल के मार्फत? ये बता दे मुझे गंधर्व जी। उसके अलावा जगह जगह में जहां जहां भी सरकारें दूसरी विपक्ष की या किसी और पार्टी की सरकारें थी, उन्हें राज्यपाल के बलबूते कमजोर करने का काम किया गया, उनकी फंडिंग रोकी गई। छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी की फंडिंग रोकी गई। तो जो हर तरह से सौतीला व्यवहार ये करते हैं, दूसरी सरकारें जहां बनती है उसके बाद किसी न किसी तरह से उसे गिरा लेते हैं, चाहे खरीद फरोख्त करके या किसी प्रकार से ईडीआईटी का डर दिखा करके। तो ये भी कहीं ना कहीं तो संविधान का हनन ही है। और इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो यही जवाबदार ठहरते कि आपने मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम भारतीय जनता पार्टी का है। ये मुंह से बताते कि संविधान प्रेमी है, लेकिन असल में जिनका काम है वो संविधान विरोधी ही दिखाई देते। चलिए बनी, लेकिन आप तो वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं। वो तो दिखा भी देते हैं, आप तो दिखा भी नहीं। राम मंदिर के न्योता ठुकरा दिया आपने, दर्शन करने नहीं जा रहे आप लोग। क्या राम से बीजेपी से विरोध है? राम से क्या विरोध आपको भैया? कौन दर्शन नहीं, मैं दर्शन करके आया हूं कपिल जी। कई कांग्रेस, अरे मैं आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहा हूँ, आपके जो जिनके नेतृत्व में आप लोग काम करते हैं, क्या वो गए हैं क्या? कई वरिष्ठ नेता गए हैं। चलिए खैर, लेकिन जब तक अगर कहीं किसी ने वहां जाके फोटो नहीं खिंचवाई, इसका मतलब नहीं गया, ऐसी बात नहीं कपिल जी। वहां जाके फोटो चलिए मैं रमेश पांडे साहब को करूंगा, समय इजाजत दे रहा, थोड़ा सा 30 सेकंड की प्रतिक्रिया लेता हूं। पांडे साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि संविधान दिवस पर आज दोनों ही पार्टियों को याद आ रहा है कि आज संविधान दिवस और संविधान हितैषी अपने आप को बता रहे हैं। अगर ये हितैषीपन साल दर साल लगातार चलता रहे तो फिर ये बताने की जरूरत क्यों पड़ेगी आज विशेष दिन पर? देखिए, ये तो एक अच्छी बात है कि संविधान दिवस को बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। उसका मूल आशय ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी नौजवान पीढ़ी संविधान के बारे में जान सकेगी, समझ सकेगी। ऐसा नहीं कि ये मना करके बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से संविधान दिवस को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह मनाया जाना चाहिए। ये एक परंपरा बननी चाहिए, क्योंकि संविधान के बारे में हर नागरिक को अच्छी तरह से जानने का अधिकार है, जरूरत है। जब वो संविधान को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आज जो संविधान का उपयोग राजनीति चमकाने के लिए लोग कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। शायद आज उसका उपयोग इसीलिए हो रहा है कि लोग संविधान के बारे में वस्तुतः उनकी सारी चीजों के बारे में नहीं समझ रहे हैं। तो यह तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र है कि उन्होंने संविधान दिवस को एक भव्य स्वरूप में मनाने का निर्णय लिया। और दूसरा ये भी है कि संविधान के हमारे 75 साल हो गए। अभी हम लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि कौन संविधान को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, कौन ज्यादा मान रहा है, कौन कम मान रहा है, कौन अच्छा मान रहा है, कौन क्या कह रहा है। ये भी एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हम 75 साल संविधान के अनुसार चल रहे हैं, देश को चला रहे हैं। जी तो पांडे साहब, समय का अभाव है, क्षमा चाहूंगा, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। और इस चर्चा के हिस्सा बनने के लिए रमेश पांडे साहब आपका, अभिमन्यु मिश्रा जी आपका, साथी गंधर्व पांडे जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब संविधान को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही दल अपने अपने को जो है संविधान हितैषी बताते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। अपना जो वोट है वो किसको देना है, कौन रक्षक है कौन भक्षक है, ये जनता सब तय करने में सक्षम है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।